नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों की वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने निंदा करते हुए यह कहा कि प्रशासन और सरकार करतार सिंह भड़ाना के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है। जिस तरह से महिलाओं को धक्का देकर पोलिंग बूथों से भगाया गया है, यह बहुत ही ज्यादा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने 13 जुलाई को हुई मतगणना को लेकर भी आशंका जताई है। मतगणना के समय भी प्रशासन की तरफ से बड़ी बेईमानी हो सकती है, ऐसा काजी निजामुद्दीन ने कहा। देखिए, इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसे उत्तराखंड प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के प्रदेश के लिए, जैसे कल काला दिन था हमारे प्रदेश के लिए, वैसा मैं मानता हूँ लोकतंत्र की हत्या सरेआम शासन प्रशासन ने की, सरकार ने की। लोकतंत्र की हत्या खुलेआम दौड़ा दौड़ा कर, लोगों को गाली देकर, लोगों को पीट करके जैसे सरकार ने की, मैं मानता हूँ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए कल का दिन जो था वो काला दिन। अभी देखिए कितनी वीडियोस आनी हैं, कितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमका कर, चमका कर, बहला कर, फुसला कर, या कुछ भी आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था, तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज़्यादती उन्होंने की है, उसको हम देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं। और हम लोग जहाँ जहाँ जिसका जुल्म ज़्यादती होगी उसके खिलाफ हम जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो 24 साल के उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया कि उपचुनाव को लेकर सियासी दल इतने मुखर दिखे हों। हम बात कर रहे हैं मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय था। लेकिन बीते रोज मतदान के दिन हुई हिंसक घटनाओं ने उत्तराखंड के शांत हृदय को खुदरने का काम किया। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम चाहे कुछ भी बीजेपी लेके आए फिर भी जीतेंगे। मंगलौर सीट में विशेषकर हम 4-5 बूथ में रिपोलिंग की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके का नंगा नाच प्रशासन का और पुलिस का था, निश्चित ही ऐसा कभी भी इतने अपने जीवन के अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा। और जो ठीक ठाक पुलिसकर्मी है उनका भी यही कहना था कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हमने बूथ टूटते हुए देखे, जो बूथों में बदतमीजियां कर रहे थे उनको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के संजय गुप्ता, पूर्व विधायक, यतीश्वरानंद और भी कई अन्य लोग लगातार बूथों में घूम रहे थे। हरियाणा की गाड़ियां बूथों में थी, और जो कांग्रेस के लोग थे या अन्य लोग थे उनको बंगलौर में प्रवेश भी पुलिस नहीं। तो उत्तराखंड की दो विधानसभा मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में कल चुनाव संपन्न हो गया। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में 68% मतदान हुआ है, लगभग 68.5%। और बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो बद्रीनाथ सीट पर 51.5 यानी 51.43% मतदान हुआ है। अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तराखंड की इन दोनों सीटों पर जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का यह कहना है कि हम उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीट जीत रहे हैं, और खासकर मंगलौर सीट पर हम प्रचंड जीत हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलौर सीट पर बीजेपी के पक्ष में मत प्रतिशत बढ़ने की वजह से कांग्रेस बौखला गई और मंगलौर सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग कर रही। देखिए, दोनों चुनाव संपन्न हुए, जो सूचनाएं हमारे पास है तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को जीतने की स्थिति में है। बद्रीनाथ सीट तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन मैंगलोर एक ऐसी सीट थी जिसमें प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी, और वो भी कल शाम आते आते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। और आप देख रहे हैं कि तमाम मीडिया और तमाम माध्यम से कांग्रेस मांग करे कि पुनः मतदान कराया जाए, तो उससे लग रहा है कि मैंगलोर सीट भी हमारी ठीक गई है। तो मुझे
मुझे लगता है कि दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे। तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां सकुशल वापस पहुंच गई। पोलिंग पार्टियों ने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री जमा करा दिया है। जोशीमठ में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर दूरस्थ मतदेय स्थल जुम्मा, कोशा, द्रोणागिरी, अरूडी, पटूडी की पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर द्वारा जोशीमठ से गोपेश्वर पहुंचाया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की देखरेख में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में बीजेपी में सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील कर दिया गया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा घेरा तैनात रहेगी। पहला सुरक्षा घेरा आईटीबीपी, दूसरा पीएसी और तीसरा सुरक्षा घेरा पुलिस का होगा। इसके अलावा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत स्ट्रांग रूम से बिजली के सभी कनेक्शन भी काट दिए गए। अब 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो आगामी 14 और 15 जुलाई को देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति 14 और 15 जुलाई को होने जा रही है। देहरादून में होने वाली इस प्रदेश कार्य समिति में बीजेपी आगामी रोड मैप तैयार करने जाएगी, अपनी रणनीति का, संगठन के कार्यक्रमों का और आगामी चुनावों को लेकर इस पूरी रणनीति पर विचार विमर्श प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश के सभी सांसद और मंत्री और विधायक के साथ साथ मोर्चों के जो पदाधिकारी वो भी इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रहेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों के लिए अपनी कमर कस चुकी है। ऐसे में बीजेपी का संगठन चाहता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में विजय हासिल हुई है, उससे पहले विधानसभा चुनाव में विजय हासिल हुए, वो जीत का सिलसिला आगे निरंतर जारी रहे। और उसके लिए जरूरी है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की जो रणनीतियां बनी है उस पर अक्षर इम्प्लीमेंट हो सके और पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस निकाय चुनाव के लिए तैयार रह सके। ये कह सकते हैं कि लगातार चुनावी तैयारियों में बीजेपी अपने आप को झुके हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करे ताकि जीत हासिल हो सके। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मसूरी से है, जहां जम्मू कश्मीर की कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। झूलागढ़ स्थित शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहीदों के फोटो पर, तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। कठुआ क्षेत्र में आतंकवादी हमले की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। आज पूरा भारत इस पूरी घटना की निंदा कर रहा है। दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते जो ये घटनाएं हो रही हैं, इससे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है। जब भारतीय सेना के हमारे सैनिक सुरक्षित नहीं है तो नागरिक कहाँ से सुरक्षित होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ में जिस प्रकार से कठुआ में कई जवान शहीद हुए, उत्तराखंड के 5 हमारे जवान, हमारे आदर्श नेगी जी, अनुज नेगी जी, मोहन सिंह भंडारी जी, आनंद सिंह रावत जी और हमारे कलम सिंह जी, जो इनकी शहादतें खराब ना जाए, बेकार ना जाए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारों को सांत्वना मिले, इनके परिवारों को सहारा मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटित न हो और इन परिवारों के समस्त सदस्यों को कुछ ना कुछ इस प्रकार की सहायता मिले कि वो अपने आप को असहाय ना समझे। ये बहुत ही दुखद घटना जो हुई है, ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और उनसे पूछिए जिन परिवारों ने अपने लाल शहीद होते हुए देखा है। जो कठुआ की घटना है, इसकी हम पूरे दिल से, जज्बे से इसकी वो करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उनके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसे लोग मरे, ऐसे लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। सरकार को चाहिए कि और ज़्यादा, जिस तरीके से सरकार ने पूर्व में भी कंट्रोल करके रखा आतंकी घटनाओं को जम्मू कश्मीर में, फिर से एक बार और स्ट्रांगली इसको वो करें और आतंकियों पे जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस से मिले कि आतंकी यहाँ पर हैं, उनको सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्योंकि आज यहाँ पर सभी मसूरी वासियों ने, जो उनके उत्तराखंड के 5 जवान 24-25 साल के रहे,
उन्होंने शहादत दी है अपनी। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से लगातार नुकसान हो रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान हुआ है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 113 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। 90 सड़कें कुमाऊं में और 23 सड़कें गढ़वाल में बंद हैं, जिनको खोलने का काम लगातार चल रहा है, प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाले पुलों को लेकर गणेश जोशी का यह कहना है कि पुलों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, अभी कोई बड़ी हानि पुलों को नहीं हुई। सभी जगह विभागीय अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, जो सड़कें बंद हैं उन्हें खोलने का काम चल रहा है। डेली मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि मुझे डेली इसकी रिपोर्ट चाहिए। आज ही मैंने अपने चीफ को यहाँ पर बुलाया था। जो हमारी 113 सड़कें आज सुबह 11 बजे तक बंद थी, इसमें 23 गढ़वाल की हैं और 90 कुमाऊं की हैं। लगातार हमारे डीसीपी ऑपरेशन वहां पर लगे हुए हैं, उनको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और परसों मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सभी संबंधित अधिकारियों से मैं बातचीत करूंगा। और क्योंकि हमें आपदा का पैसा पिछली बार हमारे 160 करोड़ के आपदा के प्रस्ताव थे, जिसके विपरीत हमें तो वहीं चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा कर लिया है, लेकिन मानसून सीजन में यात्रियों के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। मानसून की बारिश से पहाड़ों का सफर बेहद खतरनाक और जटिल हो जाता है। लगातार लैंडस्लाइड के कारण 48 घंटे से अधिक समय से बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग कई जगह बाधित हो गया है। चारधाम यात्रा की स्थिति को लेकर डीआईजी गढ़वाल के एस नगन्याल ने यह बताया कि बद्रीनाथ में जगह जगह लगातार लैंडस्लाइड होने से रास्ते बाधित हो गए, जिससे यात्रा में खासा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न स्थानों पर उन्हें रोका जा रहा है, जिससे यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित की जा सके। जहाँ तहाँ बारिश के कारण से थोड़ा सा रास्ता ब्लॉक होने के कारण से यात्रा को प्रभावित हुई है। जैसे अभी कल पाताल गंगा जो हेलंग के पास है, जोशीमठ के पास, उसमें काफ़ी मलबा आ जाने के कारण पूरा दिन भर उसको सफाई में समय लगा और रात करीब आधी रात के आसपास वो जो है क्लियर हो पाया है। जैसे ही वो रोड खुली और सुबह आज जो है जोशीमठ कस्बे को प्रवेश करने वाले मार्ग पर ही बहुत बड़ा बोल्डर आके गिर गया, इससे मार्ग फिर बाधित हो गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पहाड़ों में काम कर रहे मजदूरों की जान पर अब बनाई है। बोल्डर गिरने से मजदूरों की जान खतरे में पड़ गई है। मजदूरों ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ कूड़ा डंपिंग जोन के पास फिर से वो बंद हो गया। आपको बता दें कि सुबह पैदल आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे को खोल दिया गया था, लेकिन ड्रिलिंग करने वाली आरओसी मशीन के ऊपर से बोल्डर गिरा, जिसके चलते रास्ता फिर से ब्लॉक हो गया। जोशीमठ के पास सड़क बंद होने से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की 4 पोलिंग पार्टियां हेलीकॉप्टर के माध्यम से गोपेश तक भेजी गई। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कुमाऊं के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। पुल टूट रहे हैं, सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं। मीडिया से बातचीत में पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने यह बताया कि रामनगर में मोहान में जो पुल टूटा है उसकी जानकारी ली गई। पुल टूटने का कारण ज्यादा पानी होना बताया गया। जानकारी के अनुसार पहले भी पुल को रिपेयर कराया गया था। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने जानकारी दी कि उत्तराखंड शासन ने कहीं भी पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए बैली ब्रिज के लिए भी व्यवस्था की है। कुमाऊं क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा के बैली ब्रिज शासन ने खरीदे हैं। जो लास्ट ईयर हम लोग ने किया था उसमें 97 आए थे, तो उस पर कुछ नए पुल हमने बनाए हैं, कुछ हमने सैंक्शन भी किए हैं। टोटल 84 ब्रिजेज हमने
सैंक्शन किए थे, कुछ में मरम्मत के लिए, कुछ में नए पुल के लिए सैंक्शन किया गया था। उस पर काम चल रहा है। कई सारे पुल हैं जिसमें लंबा समय 1 से 1.5 साल भी लगने की संभावना है, जो जैसे मालन नदी का पुल है, या हरिद्वार में एक पुल था, और पहाड़ में और कुछ जगहों पे पुल हैं। कोटद्वार एरिया में 3-4 पुल हैं, उन पे भी हमने सैंक्शन किया था। तो थोड़ा समय उसमें लग रहा है निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जब तक सेफ नहीं होगा पब्लिक को उसमें नहीं चलने देंगे। इसके अलावा इस वर्ष भी हमारी जो टीमें हैं उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। कोई नया एडिशन नहीं हुआ है, जैसे अभी ये वाला पुल गिरा है तो ये अनसेफ वाले कैटेगरी में नहीं आता था, अदरवाइज हम लोग ने इसको पहले टेकअप किया होता। बाकी डिटेल उसकी इंक्वायरी हम लोग करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां मकान मालिकों द्वारा किराएदारों का सत्यापन न कराने पर पुलिस अब एक्शन मोड में काम कर रही है, जिसके चलते दून पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाकर ऐसे मकान मालिकों का चालान किया है। इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने यह कहा कि लगातार 15 दिनों तक इस अभियान को हमने चलाया था, जिसमें 1677 मकान मालिकों पर चालानी कार्रवाई की गई। अभियान एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में थी, लेकिन अभी हमने 15 दिवस लगातार इसको एक अभियान के रूप में चलाया था, जिसमें 1677 ऐसे हमें मकान मालिक मिले जिनके यहाँ किराएदार थे, लेकिन वो उनके द्वारा न सत्यापन किया गया था, न वैलिड कोई डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे। उनका भी हमने चालान जो पुलिस एक्ट की धारा के तहत है, और 1 करोड़ 66 लाख रुपए के करीब इसमें रिकवरी हुई थी। साथ ही साथ इसमें हमें करीब 900 के ऊपर ऐसे लोग मिले थे जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौके पर नहीं दिखा पाए थे, तो उनके भी जो होम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के थाने, वहाँ पर भी हमने वेरिफिकेशन के रूप से उनको कराया। और काफ़ी सारे ऐसे संदिग्ध लोग भी मिलते हैं जो बिना किसी बात के या किसी रोजगार नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर देहरादून में रह रहे थे, तो उनको भी हमने वेरीफाई किया। तो ये अभियान स्पेशल कुछ पॉकेट्स में भी चलाया जाएगा जहाँ पर ऐसी शिकायतें रहती हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादा बस रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई वेरिफिकेशन का कोई या फॉर्मेट भरा नहीं उनके द्वारा, या अपने मकान मालिक को सूचित नहीं किया, तो वो निरंतर एक प्रक्रिया विभिन्न इलाकों में लगातार जारी है। तो वहीं लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला गांव में ग्रामीणों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। सुल्ला गांव के सभी बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और बच्चे धान की रोपाई में जुट गए हैं। गांव की मातृशक्ति पारंपरिक गीतों का गायन करते हुए धान की रोपाई करने में जुट गई हैं। बीते दिनों हुई बारिश के बाद पूरे क्षेत्र के ग्रामीण धान की रोपाई करने में जुट गए हैं। गांव के पुरुष बैलों की मदद से रोपाई करने के लिए खेत में तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं महिलाएं धान की रोपाई करने भी लगी हैं। आपको बता दें कि नेपाल सीमा से लगा सुल्ला क्षेत्र के जैविक धान की पैदावार के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का धान लाल धान पूरे प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। अगली खबर देहरादून से है, जहां स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय शहर के कई रास्तों पर यातायात का दबाव और उससे जनमानस को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने एसपी ट्रैफिक को शहर के स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय को देखते हुए यातायात के दबाव में पड़ने वाले असर का आकलन करने के निर्देश दिए, जिसके चलते एसपी ट्रैफिक द्वारा शहर के क्लस्टर एरिया स्थित 21 बड़े स्कूलों को चिन्हित किया गया, जिसमें स्कूल खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन कर यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा। देखिए, देहरादून शहर में जो मेन हमें दिक्कत अभी महसूस हो रही है, क्योंकि बरसात का सीज़न भी है, काफ़ी सारे हमारे डेवलपमेंट वर्क्स भी चल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो स्कूलों की टाइमिंग जो देखा गया, हमेशा पूर्व में भी वार्ता की गई थी, लेकिन उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। उसको बेसिकली दिक्कत ये आ रही है कि मोस्टली स्कूलों की जो छूटने की टाइमिंग होती है वो एक ही होती है, और क्लस्टर्स में जो स्कूल है, खासकर जैसे हमारा डालन वाला एरिया, राजपुर रोड है, नेहरू कॉलोनी है, ऐसे स्कूल से जहाँ पर एक ही 1-2 किलोमीटर की परिधि में ही 7-8 स्कूल हो जाते हैं। तो एक ही समय छूटने के कारण, और सभी लोग पेरेंट्स जो है वाहनों से आते हैं बच्चों को लेने के लिए, तो एकदम दबाव बन जाता है और बच्चे भी इसमें परेशान होते हैं, साथ ही साथ आम जन को भी असुविधा होती है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया इसमें मीटिंग के द्वारा कि अगर स्कूलों की टाइमिंग जो क्लस्टर्स में जो आसपास है, अगर उसमें हम 15 से 20 मिनट का डिफरेंस कर देते हैं, तो हमारा एक स्कूल का खाली होने के बाद दूसरे स्कूल की छुट्टी होगी, तो नेचुरल सी बात है वो जो दबाव है वो थोड़ा कम होगा। तो वहीं प्रकृति को समर्पित लोक पर्व हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में विशेष रूप से मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार।
इस साल हरेला का पावन पर्व 16 जुलाई को मनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी जिला अधिकारियों के साथ हरेला पर्व के दौरान कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में बैठक की, जिसमें हरेला की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से एक्शन प्लान की रिपोर्ट तलब की और उन्हें हरेला पर्व के दौरान किए गए वृक्षारोपण का डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को ठोस एक्शन प्लान पर काम करते हुए सभी जिलों में वृक्षारोपण के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।